क्या आप जानते हैं कि मुकेश चंद्राकर 32 साल के एक पत्रकार जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे। इस पत्रकार की संदेहास्पद मृत्यु ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। इनके मृत्यु से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ चुका है। जर्नलिज्म के फील्ड में काम करने वाले और आम जनता सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर मुकेश चंद्राकर थे कौन? इनकी मृत्यु के पीछे का राज क्या था? कौन था इस भयानक हत्याकांड के पीछे और इस कांड को कैसे कैसे अंजाम दिया गया? कैसे पुलिस ने इस केस का खुलासा किया? सब कुछ जानेंगे इस स्टोरी में। लेकिन जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए जानते हैं कि मुकेश चंद्राकर कौन थे और क्यों उनकी मौत पर इतना हंगामा हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मुकेश चंद्राकर केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के करीब आने वाले बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ के भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है पुजारी पारा। यह पूरा इलाका नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की दशा कैसी होगी। तो यहाँ पुजारी पारा में मुकेश चंद्राकर एक किराया का कमरा लेकर रहते थे। इनका खुद का भी घर था, मगर वह वहाँ पर नहीं जा सकते थे। वह आपको आगे पता चल जाएगा। मुकेश के अपने परिवार में बस एक बड़े भाई थे, युकेश चंद्राकर। यह भाई भी मुकेश के किराए के कमरे के ठीक सामने वाले मकान में किराए पर रहा करते थे। वैसे ये भी एक पत्रकार थे। 1 जनवरी 2025 नए साल की तारीख थी। शाम का समय था। मुकेश हमेशा काम के बाद घर आने पर अपने भाई से जरूर मिलते थे। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते थे। मगर आज की शाम मुकेश को घर आने में थोड़ा लेट होता है। भाई ने सोचा शायद वो अपने पत्रकार दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी कर रहा होगा, उनके साथ समय बिता रहा होगा। मुकेश के लेट होने पर बड़े भाई युकेश ने उतना ध्यान नहीं दिया। ऊपर से आज की शाम इनके सिर में दर्द हो रहा था, तो ये अपना भोजन वगैरह करके जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं। अब 2 जनवरी की तारीख आई। बिल्कुल सुबह सुबह लगभग 6 बजे युकेश की नींद खुलती है। उठते ही इन्हें याद आया कि कल रात से अपने छोटे भाई से मिले नहीं हैं। वैसे दोनों भाइयों में काफ़ी प्रेम था। युकेश अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह मानते थे। इन्होंने जगते ही किसी को मुकेश के किराए के कमरे में भेजा, जाओ मुकेश को बुला कर लाओ। पता चला कि मुकेश तो अपने रूम में है ही नहीं। हो सकता है कि वह अपने दोस्तों के घर पर ही सो गए हों। अब भाई ने मुकेश को कॉल किया, मगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, दोनों ही फ़ोन बंद बता रहे थे। हो सकता है कि नेटवर्क ना हो या फिर फ़ोन चार्ज ना हो। युकेश भी अपने टाइम से 9 बजे ऑफिस चले गए, क्योंकि वह भी पत्रकार थे। ऑफिस में काम करने के दौरान इन्हें मुकेश को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। इन्होंने वापस से हाल चाल के लिए छोटे भाई को कॉल किया, मगर अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे थे। अब इनकी चिंता और घबराहट बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने मुकेश के जितने भी साथी पत्रकार थे, दोस्त वगैरह थे, एक एक करके उनको कॉल करके पूछने लगे, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। किसी ने भी मुकेश को 1 जनवरी की शाम से देखा नहीं था। शाम होते होते भाई ने छत्तीसगढ़ के NDTV न्यूज़ चैनल के हेड नीलेश त्रिपाठी जी को कॉल किया। वैसे मुकेश NDTV के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम करते थे और नीलेश मुकेश के अच्छे दोस्त भी थे। कॉल पर वह बताते हैं कि हाँ, मुकेश ने इनको कॉल किया था कल शाम के 8 बजे के आसपास। उसने बोला कि वह किसी से मिलने जा रहा है, घर लौटने में थोड़ी देरी होगी, किसी से कुछ मीटिंग करनी है, मगर यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, एग्जैक्ट किससे मिलने के लिए जा रहा है। उधर मुकेश के साथी पत्रकारों ने भी अपनी तरफ से खोजबीन शुरू कर दी थी। उनके कांटेक्ट में जो भी लोग थे, जहाँ जहाँ पर मुकेश जाते थे, जिनसे मिलते थे, हर जगह पर पता किया गया, मगर वह कहीं पर भी नहीं थे। अब इसी तरह खोजबीन करते हुए 2 जनवरी की शाम हो गई। तब रात को 8:10 पर भाई युकेश कुछ साथी पत्रकारों के साथ बीजापुर के एक थाने में जाकर
मुकेश की गुमशुदगी की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। सब कुछ डिटेल में बताया कि 1 जनवरी की शाम 8 बजे से उसका किसी से मिलना जुलना या कॉल पर बातचीत होना कुछ भी नहीं हुआ है। यह मामला बस्तर और बीजापुर के एक जाने माने पत्रकार की गुमशुदगी का था। मामला बड़ा था। मुकेश चंद्राकर के बारे में आपको थोड़ा बताएं तो यह मूल रूप से बीजापुर के बसागुड़ा के रहने वाले थे, जो कि एक नक्सल प्रभावित एरिया है। बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ आंगनबाड़ी में काम करके घर चलाती थी, लेकिन पैसे इतने नहीं मिलते थे कि बच्चों को पढ़ा लिखा सके। मुकेश और युकेश घने जंगलों में जाकर इमली महुआ जैसी चीज़ें इकट्ठा करके लाते और मार्केट में ले जाकर बेच देते थे और फिर उन्हीं पैसों से किताब खरीदते थे। ऐसे तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की फीस भरी। 2005-06 के आसपास नक्सलियों की इस इलाके में क्रूरता बढ़ जाती है। इसी समय सलवा जड़ूम भी शुरू होता है। जो माओवादी थे उन्होंने गांव के गांव खाली करवा दिए थे। लोगों को उनके घरों से भगाकर कब्जा कर लिया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे। इसमें मुकेश का भी परिवार था। इसके बाद इनकी जिंदगी बीजापुर में सरकार के राहत शिविर कैंप में गुजरने लगी। मुकेश का सपना था कि बड़े होकर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना। घर चलाने के लिए इन्होंने बाइक मैकेनिक के रूप में भी काम किया। क्योंकि बड़े भाई युकेश एक पत्रकार थे, तो उनको देखकर मुकेश की भी पत्रकारिता में रुचि जागती है। इन्होंने अपने बड़े भाई से जर्नलिज्म सीखने को कहा। अब भाई ने इन्हें कैमरा पकड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। एक तरह से पत्रकारिता की हर बारीकी सिखाते हैं। 2013 में इनके माताजी की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई। माँ के जाने के बाद दोनों ही भाई अनाथ हो गए थे। अब घर में कोई भी गार्जियन नहीं बचा था, लेकिन जैसे तैसे बड़े भाई ने मुकेश को संभाला और आगे बढ़ते गए। जर्नलिज्म के फील्ड में आने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर बीजापुर में एक वाटरफॉल की खोज की, नंबी वाटरफॉल। यह छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य में से एक होने वाला वाटरफॉल था, जो कि होता भी है। युकेश और मुकेश द्वारा खोजे गए इस लंबी वाटरफॉल की खबर को एक मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया, जो करीब आधे घंटे तक चलता है। इस बड़ी उपलब्धि से मुकेश को और मोटिवेशन मिला। ये जर्नलिज्म में और भी अंदर जाने लगे। इन्होंने बंसल न्यूज, NDTV, न्यूज 18, इसके अलावा और भी कई बड़े चैनल्स के लिए काम किए। ये एक फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर थे, यानी ये अपनी तरफ से न्यूज वगैरह ढूंढकर न्यूज मीडिया में देते थे, जिसके बदले थोड़े बहुत इन्हें पैसे मिलते थे। मुकेश ने यूट्यूब पर अपना एक न्यूज चैनल भी बनाया था, जिसका नाम था बस्तर जंक्शन। मुकेश की बात करें तो यह ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करते थे जहां पुलिस वाले भी कभी जाने की सोचे ना, यानी नक्सलियों के इलाके में, जहां पर नक्सली लैंड माइंस बिछा कर रखते हैं, गड्ढे में लकड़ी और लोहे की स्पाइस का ट्रैप बना कर रखते हैं, ताकि कोई भी इनके इलाके में आने की हिम्मत न करे। ऐसे ही बीहड़ों में जाकर मुकेश नक्सलियों का इंटरव्यू लेते थे। किसी भी पत्रकार ने ऐसा कभी किया नहीं था जो कि ये कर रहे थे। आप इनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर भी जाकर देख सकते हैं कि नक्सलियों का जीवन कैसा होता है, ये झंडा कैसे फहराते हैं, उनके कैंप्स कैसे होते हैं। सब कुछ मुकेश ने कवर किया है। कोई भी इनके इलाके में जाता नहीं था, केवल मुकेश ही जाते थे। इसलिए प्रशासन भी मुकेश के जरिए नक्सलियों की इन्फॉर्मेशन लेती थी। नक्सली भी मुकेश के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को प्रशासन तक पहुंचाते थे। एक तरह से मुकेश प्रशासन और नक्सली के बीच इंटमीडिएटर बन गए थे। इन्होंने आम जनता के प्रॉब्लम्स को लेकर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल तक, रोड से लेकर ब्रिज तक, हर जगह की धांधली के बारे में इन्होंने रिपोर्ट किया। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक जूनियर इंजीनियर थे, उनको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। उनकी पत्नी ने डर की वजह से पुलिस में जाकर कंप्लेन नहीं लिखाया कि कहीं इसके चलते नक्सली पति को कुछ कर न दें। इनका 5 साल का एक बेटा भी था। जब इसके बारे में मुकेश चंद्राकर को खबर लगी तो ये जंगल में जाते हैं, गांव से गांव जाते हैं,
हर नक्सल एरिया में जाकर जूनियर इंजीनियर को ढूंढते हैं। कुछ दिन की मशक्कत करने के बाद वह मिल गए। नक्सलियों से बातचीत करके उनको समझा बुझाकर एक जनसभा कराई, जिसमें नक्सलियों ने जूनियर इंजीनियर को छोड़ दिया। इनके रिहाई में मुकेश का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे ही एक बार एक सड़क ठेकेदार थे, जिनका नक्सली कत्ल करके उनके लाश को अपने साथ ले गए थे। प्रशासन को उनके पास जाकर लाश लेने की हिम्मत नहीं थी। फिर मुकेश चंद्राकर एक गाड़ी करके वहां पर जाते हैं, नक्सलियों से बातचीत करते हैं और ठेकेदार की लाश को गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। ऐसे ही अप्रैल 2021 में बीजापुर में टेकलगढ़ा नक्सल एम्बुश हुआ, जिसमें माओवादी नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इसके चलते 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मन्हास, जो कि स्टेट पुलिस के कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन सार्ट में कोबरा यूनिट के कमांडो थे, इनको अपने साथ बंदी बनाकर लेकर चले गए थे। यह घटना उस समय काफ़ी चर्चित हुई थी। इसमें मुकेश चंद्राकर प्रशासन से बात करके 11 लोगों की टीम बनाकर नक्सलियों को जंगल जंगल ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं, उन नक्सलियों से बातचीत की और जून में सीआरपीएफ जवान को छुड़ाया। मुकेश उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर सेफ जगह पर लाते हैं या खुद सीआरपीएफ ऑफिसर को उनके घर तक कश्मीर तक लेकर गए थे। इस घटना की वजह से मुकेश चंद्राकर का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ। इनके ट्विटर अकाउंट पर अभी भी वह वीडियो है। मुकेश पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं, वे हमेशा सच के साथ खड़े होते थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति कहाँ गायब हो गया था। खैर, पुलिस हर तरह से अपनी कार्रवाई मुकेश को ढूंढने के लिए शुरू कर दी। कुछ पत्रकार एसपी से भी इसके बारे में बात करते हैं। अब आखिर मुकेश गए कहाँ पर, उनकी लास्ट लोकेशन कहाँ पर थी, इसका पता करने के लिए पुलिस की साइबर सेल ने अपनी जांच शुरू की। मुकेश के दोस्त और भाई भी अपनी तरफ से पता कर रहे थे। पुलिस को जांच में मिला कि मुकेश के सभी फ़ोन ऑफ हैं, लेकिन उनकी लास्ट लोकेशन देखने पर अलग अलग जगह आ रही है, जैसे नकनपाल, जांगला सेक्टर, जो भैरमगढ़ की ओर है। अब जहाँ जहाँ पर ये लोकेशन आई, पुलिस और पत्रकार अपना ग्रुप बनाकर उन जगहों पर जाकर सर्च करने लगे, मगर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। ये 2 जनवरी की रात की बात है। पुलिस मुकेश की सीडीआर भी निकालती है ताकि पता चल सके कि आखिरी बार किसका कॉल आया था, किसने उनको बुलाया था। इसी दौरान भाई युकेश ने पुलिस को एक लोकेशन बताया, जिसे इन्होंने जीमेल पर अपडेट हुआ देखा था। यह लोकेशन था चट्टनपारा बस्ती का। यह घर से चंद किलोमीटर ही दूर है। अब सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मगर यह जगह तो काफ़ी बड़ी थी। आसपास घर बने हुए थे, लोग रहते थे। इस इलाके में मुकेश को कहाँ पर ढूंढें, एग्जैक्ट लोकेशन मिला नहीं था। बस चट्टनपारा बस्ती का नाम ही आया था। 2-3 घंटों के अंदर ही मुकेश चंद्राकर की कॉल डिटेल सामने आती है। इसमें आखिरी के 2 कॉल्स मुकेश के कजन भाई और सबसे प्रिय दोस्त रितेश चंद्राकर का था। मुकेश और रितेश चचेरे भाई थे। इनमें बहुत अच्छी बनती भी थी, एक दूसरे के कपड़े तक पहना करते थे। रितेश से ही 1 जनवरी की रात 8:20 से लेकर 8:30 बजे के बीच 2 बार बात हुई थी। यही नहीं, 31 दिसंबर की रात भी रितेश ने मुकेश को बार बार कॉल किया था और कुछ कुछ देर बात हुई थी। अब 2 दिन लगातार रितेश क्यों कॉल कर रहा था? क्या रितेश ने मिलने के लिए बुलाया था? यह भी पुलिस के मन में सवाल उठा। यहीं बड़े भाई युकेश को याद आया कि चट्टनपाड़ा बस्ती इलाके में रितेश के परिवार की एक प्रॉपर्टी है, एक बाड़ा है। हो सकता है कि मुकेश वहीं पर गया हो। अब सभी लोग उसी बाड़े में जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं था। बाड़े में करीब 17 कमरे थे। सभी कमरों में ताले लगे हुए थे। मुख्य रूप से यह प्रॉपर्टी रितेश के बड़े भाई सुरेश चंद्राकर की थी। अब पुलिस ने ताले की चाबी मंगाने के लिए सुरेश चंद्राकर को कॉल किया। पता चला कि वह भैरमगढ़ में है। कुछ देर के बाद वो चाबी लेकर आता है।
पुलिस ने बारी बारी सभी 17 लेबर रूम्स को चेक किया। सुरेश और रितेश मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। उसमें ही काम करने वाले मजदूर यहाँ पर आकर रुकते थे। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सामान भी यहीं पर पड़े हुए थे। इधर पुलिस को किसी भी कमरे में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कुछ पत्रकार भी पुलिस के साथ यहाँ पर आए हुए थे। इसी दौरान इन पत्रकारों ने यहीं पर एक बैडमिंटन कोर्ट देखा। इसी जगह पर सीवर टैंक या सेप्टिक टैंक बना हुआ था, जिसमें वॉशरूम का सारा वेस्ट मटेरियल आकर स्टोर होता है। जब पत्रकारों ने सेप्टिक टैंक को देखा तो लगा कि यह नया नया प्लास्टर किया हुआ लग रहा है, जैसे कि कल परसों में ही किया गया हो। यह ढंग से सूखा भी नहीं था। इसको लेकर सुरेश चंद्राकर कहता है कि अभी बाथरूम का रिनोवेशन चल रहा है, उससे इसका फ्लोरिंग किया गया है। पत्रकारों को अभी भी इस टैंक पर संदेह हो रहा था कि आमतौर पर सेप्टिक टैंक में ढक्कन होता है, जिसके जरिए टैंक के भरने पर वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल सकें, मगर यहाँ पर तो पूरा ही सील्ड है, प्लेन है। आगे चलकर वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकालेंगे। अब पुलिस ने सुरेश से मुकेश के बारे में पूछा कि वह कहाँ पर है। उसकी आखिरी लोकेशन यहीं पर दिखा रही है, क्या वो यहाँ पर आया था। सुरेश का कहना था कि इसका मुकेश से बनता नहीं है, 2 सालों से बातचीत तक नहीं हुई है। अब वो कहाँ पर होगा इसे नहीं पता। यह तो अपने ससुराल में था, जगदलपुर, फिर भैरमगढ़ में था। हालांकि सुरेश का जो छोटा भाई था रितेश, उसके मुकेश से अच्छे संबंध थे, लेकिन रितेश कहाँ पर है उसके बारे में पूछने पर सुरेश नहीं जानता। रितेश का मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा था। उधर टेक्निकल टीम ने मुकेश के रहने वाले स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। उस जगह पर पुलिस को 4 कैमरे मिलते हैं, लेकिन वह भी मुकेश के घर से काफ़ी दूर थे। एक तो यहाँ पर ढंग की स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ऊपर से रात का समय था। यह भी नहीं पता कि मुकेश किस व्हीकल से कहाँ पर गया होगा। पुलिस को यहाँ से कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर रितेश की तलाश करने के लिए कि आखिर वह कहाँ गया, हाईवे पर बने टोल प्लाजा के कैमरे देखे जाने लगे। पुलिस से बातचीत करने के बाद सुरेश अपने घर चला गया, जो कि बीजापुर में ही था। यहाँ पुलिस को मुकेश की गुमशुदगी में रितेश का कुछ तो कनेक्शन लग रहा था। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के दौरान कोडा गांव के एक टोल प्लाजा में 2 जनवरी की सुबह 8:20 पर एक गाड़ी दिखी, जो कि रायपुर की तरफ जा रही थी। ये थार थी। इस कार को ही रितेश ड्राइव कर रहा था। अनुमान के आधार पर पुलिस रायपुर के एयरपोर्ट जाती है। वहां के पार्किंग एरिया के कैमरे में भी 2 जनवरी की शाम वो थार गाड़ी दिखाई दी। इस समय के आसपास कौन कौन सी फ्लाइट कहां कहां पर जाती है, रितेश के नाम से किसी ने टिकट बुक किया हो, इसकी डिटेल निकाली गई। आपको बता दें कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन 2 जनवरी से 3 जनवरी की दरमियानी रात में ही चल रही थी। काफ़ी तेजी से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। पता चला कि रितेश ने रायपुर से दिल्ली जाने के लिए ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक की थी 2 जनवरी की सुबह में, और 1 जनवरी की शाम से मुकेश गायब था। और इधर 2 जनवरी की सुबह में रितेश ने दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक की। आखिर उसको अचानक से क्यों जाना था। यहीं से रितेश पर पुलिस का शक गहराता है। यह आदमी तो मिल नहीं रहा था। इसके करीबी में और कौन है जो कि साथ हो। टेक्निकल जांच करने और लोगों से पूछताछ करने के दौरान रितेश के छोटे भाई दिनेश चंद्राकर का नाम सामने आया। रितेश की लोकेशन भी 1 जनवरी की रात यहाँ बाड़ी में दिखी थी, साथ में दिनेश की भी यहीं पर दिखी। अब पुलिस दिनेश का भी पता करने लगी। पुलिस को कुछ इन्फॉर्मर से 3 जनवरी को पता चला कि दिनेश चंद्राकर बीजापुर के जिला हॉस्पिटल में है। दोपहर में 12 बजे तक दिनेश चंद्राकर हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डॉक्टर से परमिशन लेकर पुलिस दिनेश को थाने लाती है और अपने अंदाज में बातचीत करती है। पहले तो यह मना करता है, लेकिन जब पुलिस ने इसके सामने सीडीआर, लोकेशन, लोगों के बयान सब कुछ रखे तो उसने बताना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मुकेश का कत्ल हो चुका है। इसके भाई रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके
इन दोनों ने ही किया है। मुकेश के कत्ल के पीछे वह नहीं है, इसने बस सबूत मिटाने में मदद की। अब एक और आदमी महेंद्र राम टेके का नाम सुनते ही पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है। दिनेश की मदद से इसे भी इसी दिन नए बस स्टैंड के पास से अरेस्ट किया गया। महेंद्र भी अपना गुनाह स्वीकार करता है। 2 लोग तो पकड़े गए, एक आदमी फरार था, रितेश चंद्राकर। पुलिस को एक और नाम मिला, सुरेश चंद्राकर। उसको भी पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। आखिर मुकेश की लाश कहाँ पर है? इन दोनों ने जो पता बताया उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। जिस सेप्टिक टैंक को लेकर पत्रकारों के मन में संदेह हुआ था, उसी सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर जी की लाश थी। अब उस टैंक की खुदाई करनी थी। यह केस एसआईटी के पास चला गया था, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें 11 बड़े ऑफिसर्स इसकी जांच कर रहे थे। इन्होंने मजिस्ट्रेट से खुदाई करने के लिए परमिशन ली। नगर पालिका से खुदाई करने के लिए मशीन्स और वर्कर मंगाए गए। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हाई रैंक ऑफिसर भी यहाँ पहुँचते हैं। एसपी भी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे थे। 3 जनवरी की दोपहर में खुदाई शुरू हुई। करीब 3 घंटों तक यह चलता है। शाम को 5 बजे तक सेप्टिक टैंक का एक हिस्सा तोड़ा गया। लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जमा हो रही थी। पत्रकार लोग तो थे ही। सेप्टिक टैंक के खोलने के बाद पुलिस ने जब टार्च ऑन करके देखा तो इनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें सच में 100 छत बिछत यानी बुरी तरह से चोटिल जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। देखने से ही समझ में आ गया कि मुकेश चंद्राकर का शव है। इनके शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थीं। जख्म के निशान थे, जैसे किसी भारी भरकम चीज़ से या राड जैसी चीज़ से वार किया गया हो। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। यह घटना भी तेजी से फैलने लगी। पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ तक कि नक्सलियों के एक संगठन ने भी पत्र लिखकर मुकेश के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस ने 2 लोगों को लाश मिलने से पहले ही पकड़ लिया था। 3 जनवरी की शाम तक रितेश भी रायपुर में पकड़ा जाता है। पुलिस ने मिक्सर मशीन, जो कि सीमेंट घोलने के लिए यूज हुआ था, भागने में यूज किए गए व्हीकल, सब कुछ जब्त कर लिया। अभी और भी सबूत इकट्ठा करने बाकी थे। जब पुलिस सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए गई तो पता चला कि वो तो इनोवा गाड़ी से कहीं चला गया है। उसको ढूंढने के लिए एसआईटी ने 4 टीम बनाई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा पुलिस की भी मदद ली। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन किए गए। 300 मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। करीब 48 घंटों तक कड़ी मशक्कत करने के बाद 5 जनवरी की देर रात तक एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद में उसके ड्राइवर के घर से हिरासत में ले लिया। 6 जनवरी की सुबह तक इसे छत्तीसगढ़ लाते हैं। अब अलग अलग कमरों में इन चारों को बैठाकर अच्छे से पूछताछ किया जाता है। यहाँ पर सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर, यह तीनों भाई थे। और महेंद्र राम टेके सुरेश के कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। सुरेश ही मेन मास्टरमाइंड था अपने कजन भाई मुकेश के कत्ल के पीछे। सुरेश के बारे में थोड़ा बात करें तो यह आदमी पहले एक बावर्ची था। पुलिस के यहाँ पर खाना बनाता था। 1500 रुपये इसकी सैलरी थी। 2005 में जब सलवा जुड़ूम हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली। इसमें 10वीं पास भी ना होने वाला सुरेश भर्ती हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसपीओ में काम करने के दौरान धीरे धीरे यह एक कांग्रेस नेता से मिलता है। उसकी छत्र छाया में इसने छोटे मोटे ठेके लेने शुरू किए और ठेकेदारी करने लगा। आगे इसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। सुरेश ने पीडब्ल्यूडी से भी अपनी सरकारी ठेके लेने शुरू कर दिए। ऑफिसर्स से अपनी साठ गांठ बिठाकर कनेक्शन बैठाकर आगे सरकारी ठेकेदार भी बन जाता है। नक्सल इलाकों में सामान ट्रांसफ़र करने के लिए ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, इसलिए सरकार ने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टेंडर्स निकालने शुरू किए। गंगालूर के कार्य को 30 भागों में बांटा गया।
जिसमें से 17 भागों का काम सुरेश को मिला। इसे 30 नवंबर 2015 को काम अलॉट हुआ, जिसे 28 जुलाई 2016 तक कंप्लीट करना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। 52 किलोमीटर का सड़क बनाने के लिए 50 करोड़ का टेंडर मिला इसे, यानी पर किलोमीटर में 1 करोड़ से भी कम रुपए खर्च होंगे। मगर धीरे धीरे यह सड़क बनने की कीमत 120 करोड़ तक पहुंच गई। सुरेश ने अपने कनेक्शन बैठाकर बजट को बढ़वाकर अब 1 किलोमीटर के सड़क की कीमत 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। ऐसे करते करते सुरेश चंद्राकर बहुत कम समय में अरबपति बन गया। एक बावर्ची से अरबपति की कहानी है यह। सुरेश चंद्राकर अपने आप को सोशल मीडिया पर बस्तर जोन का मानवाधिकार प्रभारी, बीजापुर बस्तर ठेकेदार संघ का अध्यक्ष और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर बताता है। इसके अलावा सुरेश छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जात का प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष भी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इसे नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया था। इधर मुकेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डिटेल्स सामने आई उसे डॉक्टर्स तक चकित रह गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने खुद कहा कि इन्होंने अपने 12 साल के कैरियर में ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी थी। काफ़ी भयानक तरीके से कत्ल हुआ था, जिसकी डिटेल्स हम आपको नहीं बता सकते। घटना के करीब 4-5 दिन पहले से ही सुरेश मुकेश के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। इसने अपने दोनों भाइयों को और एक सुपरवाइजर को भी इसमें ऐड किया। सब कोई यह सोच रहा था कत्ल कैसे करना है, लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाना है, यह लोग कहाँ कहाँ पर भागेंगे, सबूत कैसे मिटाना है, किसका रोल क्या होगा। सुरेश के कहने पर ही रितेश ने 31 दिसंबर की शाम को मुकेश को कॉल किया था और कहा कि नया साल आने वाला है, चलो पार्टी करें। मुकेश किसी काम में बिजी था तो यह मना कर देता है। रितेश ने फिर से 1 जनवरी की शाम को कॉल किया। इस बार मुकेश रेडी हो गया और चट्टनपारा के बाड़े में पहुंच गया। यहाँ पर रितेश और महेंद्र मौजूद थे। इन्होंने बाहर से खाना मंगा कर रखा था। रूम नंबर 11 में रितेश, मुकेश और महेंद्र तीनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रितेश ने मुकेश से कहा कि तुमको पता है कि हम एक परिवार हैं, फिर भी तुम हमारे खिलाफ न्यूज क्यों छापते हो। 2021 में सुरेश चंद्राकर ने जगदलपुर में शादी की थी। यह शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। रसिया और थाईलैंड से डांसर आए थे। रामोजी फिल्म सिटी से कैमरामैन बुलाए गए थे। वैसे रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। 2 करोड़ की BMW कार में दुल्हन मंडप में गई थी। बाउंसर हायर किए गए थे। वह अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा कर ले गया था। एक ऐसी जगह जहां खाने के भी लाले पड़े हों। लोगों के वहां उतनी महंगी शादी देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। और एक छोटा सा SPO जो अपनी नौकरी छोड़कर इस समय ठेकेदारी कर रहा है, आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वह शादी में इतना पैसा खर्च कर रहा है। इसलिए यह शादी की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगी। इसके चलते सुरेश अपने कजन पत्रकार भाई मुकेश से नाराज हुआ कि शादी की न्यूज़ सार्वजनिक करने के पीछे यही होगा। इसने सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया में बताई होगी। इसको लेकर सुरेश और मुकेश में कहा सुनी होती है, जिसके बाद इनके बीच बातचीत होनी बंद हो गई। सुरेश को गंगालूर में जो सड़क बनाने का ठेका मिला था, जो कि 120 करोड़ का था, मुकेश ने उसके ऊपर 25 दिसंबर 2024 को NDTV के जरिए मीडिया में बताया कि 52 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए 120 करोड़ कैसे खर्च हो सकते हैं। फिर भी यह रोड बहुत कमज़ोर है, आसानी से टूट जा रही है। अगर एक ट्रक भी चले गए तो यह टूट जाएगी, एक बारिश होगी तो यह बह जाएगी। बहुत ही खराब क्वालिटी का यह सड़क था। इसे बनाने में धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। यह खबर इतना फैला कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इंक्वायरी बैठाने को बोल दिया। PWD ने सुरेश के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी। वैसे सुरेश चंद्राकर A कैटेगरी का सरकारी ठेकेदार था। वहाँ के DM ने सुरेश से बोला कि अगर इसमें दोषी पाए गए तो रोड उखाड़कर फिर से उसी पैसे से वहाँ पर बनाना होगा।
इसका कैरियर दांव पर लग गया। आने वाले ठेके भी इसको नहीं मिलेंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जीएसटी विभाग ने सुरेश के फर्म में छापे मारकर 2 वित्तीय वर्षों में 2 करोड़ के टैक्स चोरी का दावा किया। यहीं से सुरेश मुकेश पर काफ़ी गुस्सा हुआ। अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद सुरेश ने प्लानिंग शुरू की। रितेश भी अपने बड़े भाई के काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह अक्सर बाहर के काम संभालता था। अगर सुरेश मुकेश को यहाँ पर बुलाए तो आएगा नहीं, लेकिन रितेश बुलाए तो वह जरूर आएगा, क्योंकि रितेश हमेशा बाहर रहता था। इसलिए अगर यह मुकेश का कत्ल करे तो किसी को भी शक नहीं होगा। इसलिए सुरेश ने रितेश को चुना। 1 जनवरी को खाने पीने के बाद रितेश और मुकेश में कहा सुनी होती है। रितेश ने कहा कि पीछे क्यों पड़े हो, हम तो सेम परिवार के हैं। दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है, झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद रितेश और महेंद्र ने मिलकर लोहे की राड से मुकेश पर वार पे वार शुरू कर दिए। गला दबाने की कोशिश की, पीठ पर, पेट पर, पैर पर, सर पर, हर जगह वार किए गए। इन्हीं चोटों के चलते मुकेश की मृत्यु हो जाती है। प्लान के अनुसार सुरेश जगदलपुर में था, अपने ससुराल में, ताकि आगे चलकर कत्ल में इसका नाम ना आए कि यह तो जगदलपुर में है। दिनेश भी जगदलपुर में था। अब कत्ल के बाद दिनेश चट्टनपाड़ा बस्ती आता है। अब बारी थी सबूत मिटाने की। कत्ल में यूज किए गए राड को और बाकी सामान को एक नदी किनारे झाड़ी में फेंक देते हैं। प्लान तरीके से मुकेश के दोनों मोबाइल फ़ोन तो मनार नदी के किनारे ले गए। वहाँ पर पत्थरों से उसको चकनाचूर किया और पानी में फेंक दिया, या फ़ोन को ऑन करके लेकर गए थे ताकि लास्ट लोकेशन वहाँ की मिले, पुलिस को गुमराह किया जा सके। रितेश अपने भाई की थार लेकर रायपुर निकल गया। दिनेश और महेंद्र मुकेश की लाश को सेप्टिक टैंक में डालकर सीमेंट से सील करते हैं। कमरा नंबर 11 जिसमें कत्ल किया गया था उसको अच्छे से साफ किया गया। खाने के बर्तन जो कि थर्माकोल के थे, प्लास्टिक के थे, उनको बाथरूम के पीछे झाड़ी में ले जाकर जला दिया ताकि मुकेश यहाँ पर आकर खाना खाया था इसका सबूत मिट जाए। 27 दिसंबर को सुरेश ने अपने बैंक अकाउंट से एक मोटी रकम निकाली जो कि कत्ल में यूज हुई होगी। पुलिस ने एक एक करके सभी सबूतों को बरामद कर लिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं मिला मुकेश का, जिसे अन्य टीम और गोताखोरों की मदद से नदी में ढूंढा जा रहा है। एसआईटी ने 2 बार आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया। इन्हें हिरासत में लेने पर इनके मोबाइल फ़ोन की भी जांच की जाती है, जिसमें कई सारे डाटा डिलीट पाए गए। उनको एसएफएल भेजा गया ताकि डाटा रिट्रीव किया जा सके। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई थी। एफएसएल टीम ने रूम नंबर 11 में भी कई सारे सबूत इकट्ठा किए। हालांकि दिनेश और महेंद्र ने इसे पहले ही साफ कर दिया था। वो कत्ल की वारदात 9 से 10 बजे के बीच हुई थी। सुरेश की पत्नी को भी काकोट जिले से हिरासत में लिया गया। कोर्ट में पेशी करने के बाद पुलिस को इन चारों की 15 दिन की कस्टडी मिलती है। पुलिस का कहना है कि हर पहलुओं पर जांच हो रही है। सुरेश से जुड़े 4 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सुरेश का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सारे ठेके वापस ले लिए। सुरेश ने जंगल में गैर कानूनी ठिकाना बना रखा था, वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। जिस बाड़े में मुकेश का कत्ल हुआ था उसमें तीनों भाई शराब पार्टी किया करते थे। एक झाड़ी में शराब की कई सारी बॉटल्स भी मिली। यहाँ इलाके में कुछ लोगों ने 1 जनवरी की रात में हल्की हल्की चीख पुकार भी सुनी थी, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था। बाद में 3 तारीख को पता चला कि वहाँ पर कत्ल हुआ था। पत्रकारों की मांग है कि सुरेश की प्रॉपर्टी को कुर्क करके मुकेश के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। मुकेश को एक बलिदानी की उपाधि दी जाए, क्योंकि उसका कत्ल रोड कंस्ट्रक्शन में होने वाले करप्शन को उजागर करने को लेकर हुआ था। तो स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे इस कहानी पर जो भी अपडेट होगी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आपको इस घटना से क्या सीख मिली, आप कमेंट करके अपनी राय बताइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।